चलिए लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ डिफरेंट आपके स्क्रीन पर। ये डॉक्यूमेंट्स आपको ड्राइव में मिल जाएंगे। ठीक है। बेसिकली क्या है, आईपीओ जब आता है, ठीक है, तो एज अ मैटर ऑफ रूल जो कंपनी आईपीओ लाती है वो एक एडवर्टीजमेंट निकालती है आईपीओ को रिलेटेड, और वो एडवर्टीजमेंट में कुछ बेसिक डिटेल्स बताती है। प्रेजेंटेशन चाहे जैसे भी हो बट डिटेल्स बताती है जो पब्लिक को पढ़ने के लिए आसान हो। तो उन डिटेल्स में वो रिस्क को भी अपने यहाँ पे हाईलाइट करती है, रिस्क टू इन्वेस्टर्स। सिंस रिस्क मैनेजमेंट इतना पढ़ रहे हैं तो मैं सोचा कि क्यों ना रियल वर्ल्ड के एंगल से आपको पढ़ाऊँ। फर्स्ट क्राई जो है ये कंपनी, ये बहुत फेमस बच्चों का सामान वामान बनाता है, बेचता है। ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ रिस्क दे आर आइडेंटिफाइंग एंड ट्राइंग टू इन्फॉर्म टू द इन्वेस्टर्स। और आपको क्या लग रहा है कि आप इसमें पैसा लगाओगे कि नहीं लगाओगे, उस एंगल से सोचना। ठीक। तो फाइनेंशियल रिस्क में बोल रहा है नेगेटिव कैश फ्लोज है हमारा हमारा वी हैव हैड नेगेटिव नेट कैश फ्लोज इन द पास्ट। बोल रहा है पास्ट में हमारा नेगेटिव कैश फ्लोज रहा है। तो दिख रहा है 2023 में नेगेटिव रहा है। और फिर क्या है, उसका रिकॉर्ड्स दिखा रहे थे। देखो ऑपरेटिंग में लॉसेस जो थे पहले बहुत ज़्यादा थे 2023 में, अभी बहुत कम हुआ है। 3900 से सीधा 420 पे आ गए हैं। बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ है। और बाजार से भी पैसा कम उठा रहे, जैसे कि 2022 में बहुत पैसा उठाए थे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, बट अभी कम उठा रहे हैं। तो ये हमारा सिचुएशन है। और फिर लॉसेस में बोल रहा है कि हम लोग लास्ट 22, 23, 24 में सिर्फ लॉस ही किए हैं। पहले लॉस 786 का था, अभी 4860 हुआ, उसके बाद अभी 3215 मिलियन का चल रहा है, मतलब 321 करोड़ का लॉस चल रहा है। फिर क्या बोला, रिस्क रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर मतलब ये ऑफर जो हो रहा है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसके ऑब्जेक्ट में कुछ सोच के रखा होगा कि ये पैसा हम लोग इस पर्पज़ के लिए खर्चा करेंगे। तो उसमें भी रिस्क है कि उसमें रिस्क क्या बोल रहा है, हम लोग वेयर हाउस वगैरह का एग्जैक्ट लोकेशन और प्रॉपर्टीज़ का लोकेशन अभी तक खोजे नहीं है इंडिया में, सऊदी अरेबिया में, बट ये सोच रहा होगा कि हम लोग ये जो पैसा आएगा इससे ये सब करेंगे, बट लोकेशन नहीं खोजे हैं। तो बोले कुछ पोर्शन हम लोग अपना सब्सिडरीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, और उस सब्सिडरी से हमको नहीं पता कि कुछ प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और कुछ पैसा हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में भी डिप्लॉय करेंगे। आज आपसे लेके रख के रखेंगे, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली कहीं यूज़ कर लेंगे, जिससे कि लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट क्या आएगा वो मालूम नहीं है। मार्केट रिस्क क्या है कि हम लोग जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स अभी कोट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, आईपीओ में एक प्राइस बैंड दिया जाता है, 440 से 465 एक प्राइस बैंड दिया हुआ है। तो इस प्राइस बैंड में जो भी हमने कोट किया हुआ है, इस प्राइस बैंड में हम लोगों का जो भी पैसा आने का है, ठीक है, हम लोगों का जो भी पैसा आने का है मार्केट से, ठीक है, वो रियल महीने में मार्केट का प्राइस रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा हम जानते नहीं हैं। मान लीजिए आईपीओ होने के बाद रियल मार्केट प्राइस यही होगा कि नहीं होगा, वी डोंट नो। ये यहाँ पे बोला है। तो इसके लिए एक रेशियो निकाल के दिखाया, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू रेवेन्यू। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू रेवेन्यू, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। मार्केट कैप कैसे आता है, जितना शेयर्स हमारे पास बैलेंस शीट में इनटू जो प्राइस ऑफ द शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं। अभी फ्लोर प्राइस पे हुआ तो ये रेशियो रहेगा, इशू कैप प्राइस पे हुआ तो 3.47 रेशियो रहेगा, बट रियल में क्या रहेगा पता नहीं। पी रेशियो नॉट एप्लीकेबल क्योंकि लॉसेस चल रहे हैं, लॉस में कहाँ से पी रेशियो आएगा। फिर बिजनेस और ऑपरेशनल रिस्क के बारे में बोल रहा है। तीसरा रिस्क यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग अगर अपना एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाया और नया कस्टमर एक्वायर नहीं किया तो हम लोग को बहुत लॉसेज हो जाएंगे। इसके लिए अभी हम लोग एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस पे खर्चा कर रहे हैं 7.5% के आसपास, विच ऑल्सो इंक्लूड पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी वेबसाइट, सर्च इंजन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आजकल नया खर्चा आ गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पेमेंट करो, आपको लगता है कि उससे एडवर्टीजमेंट हो रहा है, बट सही इन्फ्लुएंसर से अगर नहीं खर्चा कराओगे, मतलब से नहीं काम कराओगे और सही वसूली नहीं कर पाओगे, तो खाली एक रील बनवाने से, स्टोरी डलवाने से रिजल्ट्स नहीं आता है। कौन समझाए। खैर, ग्रॉस मार्केट वैल्यू फ्रॉम न्यू कस्टमर्स हम लोग का इतना आना चाहिए, फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स सबसे ज़्यादा आना चाहिए। मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर से हम लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, न्यू कस्टमर से इतना कमा रहे हैं। इवेंचुअली न्यू कस्टमर्स बढ़ा है, बहुत माइनर बढ़ा है, मतलब मेंटेन रहा है एक तरह से, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। फिर risk related to third party brands and SKUs. If we fail to retain our relationship with third party brands or attract new relationships, our business result of operations, financial condition and cash flows will be adversely affected. मतलब ये लोग अपने ब्रांड के नाम स्टोर पे दूसरे ब्रांड्स का भी
सामान बेचते हैं, तो अगर हम अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो हमें बहुत लॉस होगा। सेट फोर्थ बिलो इज द नंबर ऑफ ब्रांड्स एडेड ऑन आवर फर्स्ट क्राई प्लेटफॉर्म इन इंडिया, यूएई एंड KSA। तो फर्स्ट क्राई क्या प्लेटफॉर्म लग रहा है, तो उसके वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स ये लोग ऐड करते रहते हैं। 2022 में इतना ऐड किया था, 2023 में इतना ऐड किया, और फिर 2024 में इतना ही किया। ब्रांड एसोसिएटेड विद अस ऑन फर्स्ट क्राई प्लेटफॉर्म, टोटल ब्रांड्स एसोसिएटेड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा तो नहीं है। SKUs ऑफर्ड, SKUs मतलब क्या होता है, कितना आइटम्स आप ऑफर कर रहे हो, एक एक ब्रांड से 100 आइटम वैसे करके, तो SKU ऑफर्ड आपका क्या बढ़ा है वो आपको दिखाया जा रहा है। फिर बता रहे डिपेंडेंसी हम लोग का ऑनलाइन कॉमर्स इंडस्ट्री में भी है, तो उसको भी सबको ना मेजरेबल बनाने का कोशिश किया गया। देखो कि मेजरेबल बनाने के लिए ये जो नंबर्स बताए गए ना, यही रिस्क इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अब ये अगर घट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो ऑनलाइन पे हम लोग का डिपेंडेंसी कितना है, ऑनलाइन पे बोल रहा है 2022 में इतना था, 2023 में इतना है, 2024 में इतना है। तो धीरे धीरे ऐसे हम लोग का घट रहा है। बट अगर हम लोग फटाफट कस्टमर्स का चेंजिंग डिमांड्स और बिहेवियर के हिसाब से डिजिटल प्लेटफॉर्म में अडॉप्ट नहीं कर पाए तो इसमें भी हम लोग को लॉस हो सकता है। तो ये रिस्क लेवल्स बताया गया। अब आप सोचो, इतना रिस्क जानने के बाद क्या आप कोई डिसीजन ले पा रहे हो कि हम इस कंपनी में पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं? ठीक है, अब वो बोलेंगे सर आप लगा रहे तो हम लगा देंगे। लोग ऐसे चलते हैं इन्फ्लुएंस होके, आप लगा रहे तो हम भी लगा देंगे, हम नहीं सोचेंगे। बट अगर आपको रिस्क पता हो तो आपको क्या लग रहा है, पैसा लगाएं नहीं लगाएं? मतलब ये पैसा लेके कहीं श्योर ही नहीं है कहाँ खर्चा करेगा, ये पैसा लेकर लॉस करता हुआ आ रहा है अभी, अचानक से तो 321 करोड़ का लॉस मेकअप होगा नहीं। फिर इतना न्यू कस्टमर्स भी एक्वायर पास्ट में कोई खास ज़्यादा नहीं कर पाया, रिटेंशन से ही ज़्यादा कमा रहा है, और बहुत ज़्यादा ब्रांड्स और क्या बोलते हैं SKUs में भी बहुत ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे बेबी प्रोडक्ट्स और आइटम्स में फर्स्ट क्राई का एक अलग आइडेंटिटी तो है। आप इसका जानकारी अगर लेना चाहते तो आप मदर्स लोग से लीजिए, जो न्यू जनरेशन की माएँ हैं वो बता सकती है, आपके करंट मम्मी नहीं बता सकती। न्यू जनरेशन की जो मदर्स हैं वो बता सकती है कि उनके दिमाग में फर्स्ट क्राई का क्या इंप्रेशन है, प्रोडक्ट्स किस तरीके का है। और अगेन सिंस ये एक लिमिटेड मार्केट पे काम करता है जो बेबी प्रोडक्ट्स है, तो बेबीज़ क्या है ना, उनका जो साइकिल है वो लिमिटेड बाइंग साइकिल होता है। हर कोई तो ये प्रोडक्ट नहीं खरीदता, और अगेन ये मिडिल क्लास और अपर क्लास रेंज के लिए ही है, लोअर क्लास तो फर्स्ट क्राई नहीं खरीदता। तो बात ये कि ठीक है ऑपरेशंस फैला रखा है, मन से ऐसा मेरे को तो पढ़ के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि इसमें पैसा लगाना चाहिए। पर्सनली मैं अपना व्यू दूँ तो मुझे नहीं लग रहा। अब बाकी आपके और कोई इन्फ्लुएंसर आपके दिमाग में डाले तो आप सोचोगे, बट रिस्क लेवल को देखकर लग नहीं रहा, क्योंकि ना बैलेंस शीट अच्छा लग रहा है, ना कोई प्रोडक्ट वैसा कुछ है कि जो सब कोई खरीदेगा फ्यूचर में, ना कोई अग्रेशन दिख रहा है इनके वे ऑफ प्रेजेंटेशन में भी, राइट। तो देखो रिस्क मैनेजमेंट का रोल्स क्या है वही समझा रहा हूँ आपको। हाँ चलो अब एक और पढ़ाते हैं आपको। ओला इलेक्ट्रिक का भी मैं लेके आया हूँ। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है रिस्क मैनेजमेंट पढ़ के रियल वर्ल्ड का? हाँ, हल्के में लोगे चीज़ तो मज़ा नहीं आएगा, अगर अच्छे से ग्रेविटी बना के लोगे तो मज़ा आएगा। और भी पढ़ सकते हैं ना आप, मतलब मैं तो पूरा पढ़ नहीं रहा, आप कितना चीज़ पढ़ सकते हो वो आप देखो। हाँ, जैसे इसमें देखो ओला इलेक्ट्रिक का भाविश अग्रवाल प्रोमोटर है, तो इसमें टॉप 10 सेलिंग शेयर होल्डर्स जो हैं, जो शेयर्स अपना मार्केट में बेचेंगे, वो है भाविश अग्रवाल फर्स्ट। तो वो कितना शेयर्स बेचेंगे अपना 3,79,15,000। तो 3.79 करोड़ तो वही अपना बेच रहे हैं, ठीक है। उनका कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी नहीं है। उसके साथ इंडस ट्रस्ट करके वो प्रोमोटर ग्रुप का ही शेयर होल्डर है, वो भी, उन लोग का भी कोई कॉस्ट नहीं है, वो भी बहुत सारा शेयर्स अपना लिक्विडेट कर रहे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा वेल्थ जो आएगा इस पूरे प्रोग्राम में वो भाविश अग्रवाल के पास आएगा, क्योंकि उसका कोई कॉस्ट तो है नहीं,
और जो भी शेयर प्राइस है वो पूरा उनके वहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। बट वेल्थ यही है कि इतना साल मेहनत किया अपना कंपनी को चलाने के लिए। बट और भी लोग हैं जो देखिए 111 रुपया 113 रुपया वाला शेयर्स भी बेच रहे हैं। तो कोई 113 वाला कॉस्ट वाला शेयर्स भी बेच रहा है, मतलब ऐसा क्यों? तो क्या तो इसका प्राइस 113 से ऊपर जाएगा, या तो मतलब इनको लग रहा है कि भैया इसमें स्कोप नहीं है, इसलिए वो 113 का माल बेच के आईपीओ में निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। आगे मैं ना उतना प्राइस बैंड वगैरह को लेकर यहाँ पे पूरा आर्टिकल नहीं लाया हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर का लाया, थोड़ा सा नीचे का लाया। ऐसे बहुत सारा आर्टिकल है, आपको जिसमें पढ़ना है, जितना पढ़ना है, ये आपका इच्छा और सोच के ऊपर है। अब देखो यहाँ पे रिस्क टू इन्वेस्टर्स क्या लिखा हुआ है। पहला, लॉसेज एंड नेगेटिव कैश फ्लोज इन द पास्ट। तो वी हैव इनकर्ड लॉसेज एंड नेगेटिव कैश फ्लोज है। लॉस बिफोर टैक्स रुपीज़ इन मिलियन, देखो इसका तो और बड़ा है। और नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये भी नेगेटिव है। तो और पूरा ठीक से नहीं बताया बट ठीक है। और उसके बाद जो मटेरियल सप्लाई करने का सब्सिडरीज है वो भी कंटिन्यूसली लॉस इनकर कर रहे हैं सिंस इट इंसेप्शन। With limited operating history incorporated in 2017, we delivered our first electric vehicle scooter in December 21. As we have a limited operating history in manufacturing EV, there is a limited historical basis on which we can make judgments regarding our ability to develop, manufacture and deliver EVs and on or their components or our future results of operation, including our ability to achieve profitability in future. हम कुछ नहीं बता सकते कि हम लोग अभी नए हैं, नन्हे हैं, मुन्ने हैं। If you fail to address any or all of the risks and challenges pertaining to EV industry, our business may be materially and adversely affected. अगर EV व्हीकल की बात करें तो हम तो 4 साल पहले ही पैदा हुए हैं, तो अगर हम फेल कर गए रिस्क एंड चैलेंजेस तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगा। फिर मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ आवर ऑब्जेक्ट्स आर टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इनटू R&D पर्पजेज। बोल रहे जितना पैसा हम लोग के पास आएगा हम लोग सोच रहे हैं कि R&D पर्पजेज में हम लोग यूज़ करेंगे। We intend to utilize 16,000 million out of the net proceeds. 16,000 million means 1600 crore रुपया into R&D process of our company, which constitute a significant portion of net proceeds, which we propose to raise pursuant to the offer. We cannot assure you that such investment will proceed as planned and result in creation of tangible assets or achieve results as anticipated. बोला आपका पैसा लेके हम खोजबीन करेंगे। Risk associated with investment in R&D technology. We have heavily invested in and plan to continue investing in R&D technology, including developing our cell manufacturing capabilities. There is no assurance that it will realize returns on such investments. The table sets forth our R&D spend. तो क्या है R&D spend? बोल रहा है additions to intangible assets under development 1600, फिर 4216, फिर 3061 एज अ परसेंट ऑफ टोटल स्पेंड। हम लोग का टोटल स्पेंड में इंटेंजिबल एसेट्स जो ऐड ऑन हुआ है वो 79.5% तक ऐड हुआ है। रिसर्च कॉस्ट इतना लगा है, रिसर्च कॉस्ट एज अ परसेंट ऑफ टोटल स्पेंड इतना गया है। ठीक है, टोटल स्पेंड टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट C इज इक्वल टू A एंड B हुआ है। तो इतना खर्चा हम लोग किए टोटल आज तक, और उसमें 79.5% हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स अपने लिस्ट में ऐड कर लिए हैं और बाकी हम लोग ऐड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर फॉर रिसर्च होता है ना, ये जनरल एक्सपेंस होता है जो PL में चला जाता है, बट ये जो है ये एसेट कैपिटलाइज कर लिया। मतलब रिसर्च उतना खराब नहीं हुआ है, एसेट कैपिटलाइज तो किया है। फिर सप्लाई एंड प्राइसिंग रिस्क। वाइल वी मैन्युफैक्चर सर्टेन EV components, others are sourced from third party domestic and foreign suppliers. Imported supplies constitutes 37% in 2024, and the cost of material consumed 37.03 of cost of material consumed, while domestic supplies comprise 62.97. ठीक है, our company can experience disruption in supply or an increase in prices of component and raw material, which could result in increase in the price and impact of the delivery timelines. तो अभी ऐसी इंटरनेशनल में इतना अनसर्टेनिटीज़ है, वॉर वाला सिचुएशंस है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये जो पॉइंट्स है ये देखना पड़ेगा कि इट विल इम्पैक्ट दिस बिजनेस और नॉट। किस कंट्री से सप्लाई करता है, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, बट किस कंट्री से सप्लाई लेता है ये तो नहीं पता चल रहा है।
ineligibility or elimination of government incentives or subsidiaries. बोल रहा है we benefit from certain government incentives such as FAME Phase 2 subsidiaries, subsidies from the government of Tamil Nadu and GST reimbursements, any reduction or elimination of subsidy on electric mobility promotion scheme, automobile PLI scheme, cell PLI scheme, subsidies from the governments and GST reimbursement, or the ineligibility of any of our electric vehicles for such subsidy would increase the retail price of our electric vehicles and could adversely affect the demand for our vehicles and affect our ability to achieve profitability. तो देखो डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट भी एक यहाँ पे चैलेंज आ गया. फिर क्या बोल रहा है, रिस्क रिलेटेड टू sourcing of raw materials from China. We plan to continue source materials from China for the purpose of cell manufacturing. We may be exposed to possibility of product supply disruption and increased cost in the event of changes in policies, rules and regulations of Indian or Chinese government, including as a result of many political tensions which could result in trade tariffs, increased freight charges or prices of cathode active material and anode active material, or a complete halt on imports of China. अगर चाइना से कुछ भी पाबंदी लगा तो हम लोग को बहुत परेशानी होगा. परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी रिलेटेड रिस्क. वी डिज़ाइन एंड डेवलप न्यू ईवी प्रोडक्ट्स एंड सर्टेन कोर ईवी कंपोनेंट्स इन हाउस which as the motor and drivetrain, battery packs, electronics and software. We import cells from foreign cell manufacturing companies and plastic parts, electronic child parts and metal parts from other domestic and foreign suppliers. We cannot guarantee that the components of raw material source will be free from defects or quality issues. Risk associated to Ola Gigafactory. We intend to utilize itna proceeds to fund our capital expenditure to expand the Ola Gigafactory's manufacturing capacity. We also relied on D&B report, which provides certain risks like risks in relation to obtaining required approvals from government authorities in a timely manner, technological risk and risk, time and cost overrun in relation to phase 1B and phase 2 etc. We may experience cost overruns and face significant delays in completing the remaining phases of Ola Gigafactory. तो फेज़ 1B में क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ये है, फेज़ 2 में ये है, फ्यूचर फेजेस 20 गीगावाट तक लेके जाएंगे. एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन 25, 25 और 26 है. ठीक है, कोई D&B रिपोर्ट होता है, कुछ गूगल करके पढ़िए. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिस्क. वी रिगार्ड आवर ट्रेडमार्क्स, सर्विस मार्क्स, पेटेंट, डोमेन नेम्स, ट्रेड सीक्रेट्स, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, सिमिलर intellectual property as critical to our success. We have 88 registered patents and 217 applications pending in India under Patents Act. We may not be able to protect our intellectual property rights and prevent the unauthorized use of our intellectual property, which could harm our business and competitive position. Further, we do not own the trademark of our brand name Ola. ये ओला इलेक्ट्रिक ओन नहीं करता है, दूसरा कंपनी ओन करता होगा. Product concentration risk. We derive our revenue from sale of limited electric vehicle scooter models. If our electric vehicle scooters are not well received by the market, our business could be adversely affected. Following table provides a breakdown of revenue contribution of each of our EV scooter models in past 3 fiscals. तो Ola S1 Pro Gen 1, Gen 2, S1 Air, S1X. तो सबसे ज़्यादा इनका Pro Gen 1 सेल ला के दिया है. ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग. और आपका टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. टोटल करेंगे तो समझ में आएगा. फुल वारंटी साइकिल हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड. वी आर येट टू कंप्लीट अ फुल वारंटी साइकिल. देखो जो बिजनेस होता है ना, हर बिजनेस का अपना अपना कुछ क्राइटेरियाज है. उधर में ऑनलाइन था तो यहाँ पे वारंटी साइकिल आ गया. वी कुड इन द फ्यूचर बिकम सब्जेक्ट टू वारंटी क्लेम्स रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस विच वुड इन टर्न materially and adversely affect our financial condition. Failure to achieve cell PLI scheme capacity. Under cell PLI scheme, we are required to manufacture cells as per committed capacity specified in our bid and program agreement. Accordingly, we are required to achieve 1 gigawatt capacity in first year, which we achieved on March 22. 5 gigawatt capacity in second year, 10 gigawatt capacity in third year, and 20 gigawatt by fourth year. Pursuant to program agreement, in case where we fail to achieve the agreed upon capacity, which is assessed on a quarterly basis, the Government of India has the right to deduct twice the shortfall in the committed capacity from the total subsidy payable to us. तो इसी को स्पीड अप करने के लिए ये पैसा उठा रहा है कि जिससे कि हम जल्दी से जल्दी कैपेसिटी बढ़ा पाए. Competition risk is
Our competitors may be able to source materials at lower prices or manufacture EV in a more cost efficient manner. In order to remain competitive, we may be compelled to reduce the price. Such reduction in price may in turn adversely impact our ability to achieve profitability as well as our business prospects and results of operations. फिर inadequate access to public charger guns, क्या लिखा हुआ है? डिमांड फॉर आवर ईवीज विल डिपेंड इन पार्ट अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. पब्लिक कहाँ पे चार्ज करेगा? नॉर्मली हम लोग ईवी क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि रास्ते में कहीं डाउन हो गया तो चार्ज कहाँ करेंगे भाई? पब्लिक में अवेलेबल है कि नहीं, ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है. To the extent we are unable to meet customer expectation or experience difficulties in providing our charging solutions, our reputation and business prospects, financial condition, results of operation and cash flows may be materially and adversely affected. Very, very true. Driving range on a single charge of our electric vehicles declines over time. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ कि हर साल जैसे घिस रहा है ना, तो वैसे पहली बार वो लोग दिखा के बेच रहे हैं कि आप एक बार चार्ज करो और 100 किलोमीटर चला लो, एक बार चार्ज करो 400 किलोमीटर चला लो. बट ओवर द ईयर्स वो किलोमीटर्स डिक्लाइन होता है, बैटरी जैसे जैसे घिस जाता है उसका पावर कम हो रहा है. द ड्राइविंग रेंज ऑफ आवर EVs ऑन अ सिंगल चार्ज डिक्लाइंस प्रिंसिपली एज अ फंक्शन ऑफ यूसेज टाइम एंड चार्जिंग पैटर्न्स. According to the Redisser's report, a single battery charge provides a range of 70 to 115 km on an average for E2Ws. Since we only commenced delivery of our first scooter model S1 Pro in December 21, we are unable to accurately assess the actual deterioration of battery life in the long run. Such battery deterioration and related decrease in range may negatively influence potential customer decisions whether to purchase our EVs, which may harm our ability to market and sell our EVs. तो मोटा मोटा क्या समझ में आया कि ये रिस्क पढ़ के कि भाई साहब ये कंपनी पैसा लेके R&D में खर्चा करेगा और अपना कैपेसिटी बढ़ाएगा. ठीक है, तो इफ़ यू कंपेयर दिस विथ फर्स्ट क्राई ऐसा लग रहा था कि वो पैसा लेके मतलब श्योर नहीं है करेगा क्या. ना तो हमने लोकेशन आइडेंटिफाई किया है, ना तो हमें पता है कि मेरा सब्सिडरी उस पैसा से कुछ ला पाएगा. बट इसके पर्टिकुलर प्लानिंग में ये क्लैरिटी दिख रहा है कि ये पैसा लेकर क्या करेगा, कैपेसिटी बढ़ाएगा. और कैपेसिटी क्यों बढ़ाएगा? इसलिए बढ़ाएगा बिकॉज उसको जो गवर्नमेंट से स्कीम्स मिला हुआ है, इंसेंटिव्स मिला हुआ है, उसको बरकरार रखने के लिए टारगेट कैपेसिटी जो रिव्यू होता है उनका उससे मैचअप करना ज़रूरी हो गया, वरना इसका बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि ईवी इज़ द फ्यूचर. ये सब जो चैलेंजेस है ईवी के, वो नॉन चैलेंजेस है, वो सभी को पता है. इवन इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर कोई समझदार कस्टमर है ना, वो अगर कैलकुलेट करेगा, मान लीजिए अगर ईयर 1 में ईवी आपका फर्स्ट चार्ज में एग्जांपल के लिए 100 किलोमीटर चल रहा है और ईयर 2 में वो 90 हो गया और ईयर 3 में 80 हो गया पर एक चार्ज में, तो उसके हिसाब से भी जो कॉस्ट पर किलोमीटर है एज कम्पेयर टू पेट्रोल कार और ओवरऑल कॉस्टिंग ओवर लाइफ साइकिल, कोई अगर समझदार आदमी इलेक्ट्रिक व्हीकल का निकालेगा ना, तो ओवरऑल लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं कॉस्ट सेविंग है. ठीक है, हाँ, अब लेगा वही जिसको ये समझ में आता है कि मेरे आसपास चार्जिंग स्टेशंस है कि नहीं, मेरे घर पे है कि नहीं, वही इसमें इन्वेस्ट करेगा. देयर इज़ नो डाउट इन दैट. ठीक है, तो हम लोग को पता है कि अभी वही कर रहा है, बट ये प्रचार में तो आ रहा है. मुझे ऐसा लगे कि अगर प्रेफरेंस देना हो कि फर्स्ट क्राई में पैसा लगाना है कि ओला इलेक्ट्रिक में लगाना है, तो मैं ओला इलेक्ट्रिक पर लगा दूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सर्टेनिटी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है. इसको बाय करने वाले जो पॉपुलेशन है वो भी हर कोई कर सकता है, यंग सीनियर हर कोई बाय कर सकता है. और इसका कंजम्पशन गांव में भी हो जाएगा, शहर में भी हो जाएगा. मतलब स्पैन ऑफ मार्केट फर्स्ट क्राई के कंपैरिजन में ज़्यादा दिखता है. ठीक है, और अगला का R&D कोई ऐसा ख़राब भी नहीं. 80% उसमें से स्पेंड करके इंटेंजिबल एसेट्स बनाया है, ये अपना पेटेंट वेटेंट बना ही रहा है. राइट, तो लगा सकते हैं पैसा. समझ में आया? ये है रिस्क मैनेजमेंट का कैलिबर. बट क्या खाली बातें नहीं करी जाती है, हर एक के जगह ना नंबर्स दिए जा रहे हैं. तो जो नंबर्स दिए जा रहे हैं वही क्वांटिफाइबल रिस्क है. और जहाँ सिर्फ बातें हो रही है जैसे इनएलिजिबिलिटी और एलिमिनेशन ऑफ सब्सिडियरीज, इंसेंटिव्स, वो नंबर्स में नहीं दे रहे, तो वो क्वालिटेटिव रिस्क बता रहे हैं.
तो ये इन्फॉर्मेशन आने से आदमी डिसीजन तो ले ही पा रहा ना कहीं, अगर कोई पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा तो। इसके बाद अगर आपको और जानना है तो पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ो और पैसा लगाओ। आइडियली क्या बोलते हैं ना, जैसे आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो एज एन इन्वेस्टर कहीं पर भी, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब यू शुड रन लाइक अ प्रोमोटर। एक प्रोमोटर अगर भविष्य अग्रवाल बहुत सारा बिजनेस खोल लेंगे तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से एक इन्वेस्टर भी अगर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर देंगे अलग अलग जगह तो हैंडल नहीं कर पाएंगे। यू शुड थिंक लाइक अ प्रोमोटर। एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू थिंक लाइक अ प्रोमोटर। तो आपको बिजनेस के बारे में पूरा जानकारी जैसे एक प्रोमोटर को होता है वैसे होना पड़ेगा। उतना जानकारी आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे अगर आप 50 जगह इन्वेस्ट कर दोगे तो, अनलेस यू हैव अ वेरी वेरी गुड टीम टू हैंडल। मे बी एक टीम, एक कंपनी, दो कंपनी, 5 कंपनी हैंडल करता है और सारा इन्फॉर्मेशन उसका रखता है और वो जानता है कि क्या होने से वहाँ पे क्या अच्छा होगा, क्या होने से क्या बुरा होगा, तब आप उस कंपनी के साथ साथ चल पाओगे। तो एज एन इन्वेस्टर यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन टू मेनी कंपनीज। जैसे आप अपना बहुत सारा बिजनेस नहीं कर सकते वैसे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना जस्टिफाइड नहीं होता है। खैर, आपको ये सेशन सुन के मज़ा तो आया होगा ना, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और यही है रियल वर्ल्ड का पढ़ाई। अब क्या है, सोचो कि ये रिस्क कोई लिख तो रहा है ना, कोई सोच तो रहा है ना, तो लिखने और सोचने वाला कौन है? वो आप जैसा स्टूडेंट लोग। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, कोई MBA होगा, वही लोग लिख रहा है। तो नंबर्स कोई लेके आ रहा है ना उसको बताने के लिए सबको, तो नंबर्स लाना ये काम आप लोग का है, ठीक है। इसलिए पढ़ाई का वजूद है, जो आप लोग कर रहे हो उस पढ़ाई का वजूद यही है, ठीक है। ये कोई इंजीनियर पढ़ के नहीं ला सकता। इंजीनियर होगा तो वो फैक्ट्री में इंजीनियरिंग कर रहा है, अपना मशीन कैसा बनाना है, इसके पीछे पेटेंट R&D कैसे लाना है, वो सब पे काम कर रहा है कुछ लोग। तो जो आप कॉमर्स पढ़ते हो, कॉमर्स का एक हायर एडवांटेज ऑफ कॉमर्स यहाँ पर दिखता है कि आप लोग कंपनियों को इस तरह से हेल्प करते हो। और इंस्टीट्यूट आपको यही कोशिश कर रहा है कि वाया दिस रिस्क मैनेजमेंट टीचिंग इट इज़ हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड कि ये तुम लोगों का पढ़ाई का वैल्यू है। अच्छा, अब और एक चीज़ है, अब आपको क्या करना चाहिए, आइडियली एक हैबिट बनाना चाहिए। बिजनेस स्टैंडर्ड नाम का न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर लो, और हमेशा सब्सक्राइब करोगे तो फिजिकल न्यूज़पेपर 10 रुपया पर डे लगता है वो, और वो वर्थ इन्वेस्टमेंट है। रोज़ कुछ नहीं पढ़ने को आएगा, बट कभी कभी पढ़ने को आएगा ना तो पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। साल में ऐसा, साल में 20-25 न्यूज़पेपर भी अगर पढ़ लिया आपने तो आपका पूरा साल भर का पैसा वसूल हो गया पूरा साल में। मतलब सोचो 20-25 न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो। अब जैसे मान लीजिए मैं न्यूज़पेपर मंगाता हूँ और मैं बस क्या करता हूँ पता है, न्यूज़पेपर पे टिफ़िन खा लेता हूँ अपना। न्यूज़पेपर घर पे आता है तो घर पे नेल कटर लेकर नेल्स काट लेता हूँ उस पर, और उसी बहाने हेडिंग्स पढ़ लेता हूँ घुमा घुमा के। फिर जिसमें इंटरेस्ट आया उसका डीप में पढ़ लेता हूँ। पूरा कौन पढ़ता है आज के ज़माने में, बट हेडिंग्स पढ़ते पढ़ते इतना फ़ायदा हुआ देखो कि आज आपके सामने न्यूज़पेपर से ही ये लेकर आ गया। अब आप बोलेंगे कि मैं ऐप से सब्सक्राइब कर लेता हूँ, ऐप्स में सारा चीज़ आता नहीं है, लिमिटेड वर्जन वो लोग ऐप्स में देता है, तो 100% ऐप्स में नहीं आता है। और ऐप में क्या होगा ना, फिर आप रिकॉर्ड नहीं रख पाओगे। अच्छा न्यूज़पेपर होता है ना तो कटिंग करके आप प्रिंट करके अपने पास कहीं स्कैन करके रख लिया करो, जो कि आप काफ़ी समय तक रेफ़र कर सको। तो फ़िलहाल तो ये 2 था। अभी मैं ये नोट्स तो आपको ड्राइव में डाल के दे दूँगा, है ना। बाकी आप ऐसे सर्च करके भी गूगल से निकाल सकते हो, ओला इलेक्ट्रिक IPO एडवर्टीजमेंट, ऐसा करके भी मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, एंजॉयड, मज़ा आया, चलिए, वेरी गुड।